बीएससी फाइनल के सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। इनऑर्गेनिक की सेकेंड यूनिट चल रही है अपनी। इस सेकेंड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक आज है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE की कैलकुलेशन। CFSE की कैलकुलेशन निम्न सूत्र द्वारा की जाती है। CFS इक्वल टू -0.6 x प्लस 0.4 y डेल टी प्लस a पाई। यहाँ जो x है वो EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनिक संख्या है, y है वो T2G कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक संख्या है, a है वो युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और पाई है वो युग्मन ऊर्जा है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्टडी के समय अपन ने पढ़ा था कि ये सभी कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि इनकी जो पेयरिंग एनर्जी है उसका मान ज़्यादा होता है और जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसका मान कम होता है। इसलिए पहले सभी कक्षकों में जो स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स है उनमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है। इस प्रकार D5 कॉन्फ़िगरेशन से तक देखते हैं, D1 से D5 तक, तो CFSE का मान बढ़ता है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ रही है। यहाँ D6 से D10 तक जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है और CFSE का मान हमने कैलकुलेट कर रखा है जो कि सूत्र दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का निर्माण अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स बनते समय ही होता है। जब अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो कभी कभी लिगेंड और जेड-एक्स के मध्य दूरी अपेक्षा से अधिक बढ़ जाती है, अतः उनके मध्य जो रिपल्सन है वो डी ऑर्बिटल जो जेड-एक्स वाले हैं उनके मध्य और लिगेंडों के मध्य दूरी अधिक होने के कारण रिपल्सन जो है, प्रतिकर्षण जो है वो कम होता है। इसलिए जेड-एक्स वाले सभी डी ऑर्बिटल निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाते हैं जो कि निम्न है DYZ, DZX और DZ²। और इसी प्रकार इसके अलावा जो कक्षक हैं DX² - Y² और DXY वो उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं और इस प्रकार जो स्प्लिटिंग हुई वो वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहलाती है। इसे इस प्रकार दर्शाते हैं। पहले लिगेंड की उपस्थिति में मेटल के D कक्षक T2G और EG कक्षक में स्प्लिट होते हैं। फिर T2G कक्षक वाले जो जेड-एक्स वाले डी ऑर्बिटल है वो निम्न ऊर्जा स्तर पर DYZ और DZX, इन दोनों को EG कक्षक कहते हैं और ये निम्नतम ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। इसी प्रकार EG कक्षक वाला DZ² कक्षक होता है वो भी निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है और इसे हम A1 कक्षक कहते हैं। T2G कक्षक वाला जो DXY कक्षक है वो उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है और इसे B2G कक्षक कहते हैं। इसी प्रकार EG कक्षक का DX² - Y² कक्षक भी उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है और इसे B1G कहते हैं। B1G और A1G कक्षकों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है वो 10 DQ के बराबर होता है और इस प्रकार ये वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स में D कक्षक विपाटन दर्शाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है D8 विन्यास वाले धातु आयन सामान्यतया इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं क्योंकि अष्टफलकीय संकुल बनाने के प्रयास में D8 विन्यास वाले जितने भी मेटल्स है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के रूप में ही पाए जाते हैं। जब अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स बनता है तो वापस वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स की तरह ही स्प्लिटिंग होती है और जो 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन वो T2G कक्षक में तथा 2 इलेक्ट्रॉन है वो EG कक्षक में चले जाते हैं। 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन तो T2G कक्षक में और 2 इलेक्ट्रॉन EG कक्षक में। इसके बावजूद भी यहाँ DX² - Y² कक्षक रिक्त रहता है और इस प्रकार 6 लिगेंड न जुड़कर
मेटल के साथ 4 ही लिगेंड जुड़ पाते हैं और ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये चारों जो लिगेंड है वो +x -x +y -y अक्षों की ओर से जुड़ते हैं और इस प्रकार परबल लिगेंड के साथ अधिकांशतः D8 विन्यास वाले मेटल आयंस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेट्रासाइनो निकलेट सेकंड में धातु आयन निकिल +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D8 4s0 ही होता है और ये इस प्रकार D8 विन्यास के कारण स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही बनता है। उच्च घनत्व वाले धातु आयन जैसे प्लेटिनम सेकंड, Au सेकंड दुर्बल लिगेंडों के साथ सदैव ही स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे प्लेटिनम Br2H2O अर्थात डाई एक्वा डाईब्रोमो प्लेटिनेट सेकंड। D4 विन्यास वाले कॉम्प्लेक्स बी या धातु आयन बी वीक लिगेंड के साथ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं, जैसे क्रोमियम सेकंड ब्रोमाइड और एक्वा के साथ मिलकर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक प्रॉब्लम दी जा रही है आपको जिसको हल भी कर दिया गया है। Mn+3 के लिए पेयरिंग एनर्जी का मान है वो है 28,000 cm इनवर्स, जबकि हेक्सा एक्वा मैंगनीज थर्ड आयन तथा हेक्सासाइनो मैंगनीज थर्ड आयन संकुलों के लिए डेल ओ जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी है उसका मान निम्न दे रखा है, क्रमशः 20,000 cm इनवर्स और 38,000 cm इनवर्स है। तो इन संकुलों के साथ धातु आयन का विन्यास क्या होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखें, हेक्सा एक्वा मैंगनीज थर्ड आयन में मैंगनीज +3 आयन उपस्थित है और इसके लिए जो पेयरिंग एनर्जी है वो ज़्यादा है और जो स्प्लिटिंग एनर्जी है 21,000 cm इनवर्स वो कम है। पेयरिंग एनर्जी का मान 28,000 cm इनवर्स है। अतः पेयरिंग एनर्जी का मान ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग नहीं होगी और पहले सभी इलेक्ट्रॉन D5 विन्यास तक अनपेयर्ड रहेंगे। इस प्रकार Mn+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा T2G3 Eg1। सेकेंड एग्जाम्पल देखें जिसमें हेक्सासाइनो साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और यहाँ देखें कि डेल ओ का मान 38,000 cm इनवर्स है जो कि ज़्यादा है और पेयरिंग एनर्जी का मान 28,000 cm इनवर्स है जो कि कम है। अतः पहले पेयरिंग होगी और इलेक्ट्रॉनों के जो विन्यास होगा इस मेटल आयन में वो होगा T2G4 Eg0। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर उपसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति, चुंबकीय आघूर्ण व रंग की व्याख्या। फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति, जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि इसके साथ 6 लिगेंड जुड़ते हैं और 6 लिगेंड जुड़ने पर अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि चतुष्फलकीय संकुल कम स्थायी होते हैं। उच्च घनत्व वाले धातु आयन बड़े आकार वाले लिगेंडों के साथ तथा D0, D5, D10, D1, D6 विन्यास वाले धातु आयनों के साथ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। D8 विन्यास वाले जितने भी कॉम्प्लेक्सेज हैं उनकी ज्यामिति वर्ग समतलीय होती है और दुर्बल लिगेंडों के साथ D4 विन्यास वाले धातु आयन भी वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सामान्यतया वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स या टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स की व्याख्या जॉन टेलर प्रभाव द्वारा की जाती है। लिगेंड फील्ड सिद्धांत के अनुसार जब Z अक्ष पर धातु आयन व लिगेंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं
तो इसी जेड अक्ष पर लिगेंड और धातु आयन के मध्य दूरी अधिक हो जाती है, जिसके कारण डी कक्षक के विभाजन से बने हुए T2G व EG कक्षकों का अतिरिक्त विभाजन हो जाता है व संकुलों की ज्यामिति विकृत हो जाती है, एस्ट्रोलेके न होकर विकृत हो जाती है। इसे ही जॉन टेलर प्रभाव कहते हैं। सामान्यतया यह एस्ट्रोलेके संकुल बनते समय ही प्रभावी होता है। D9 विन्यास वाले धातु संकुलों में लिगेंड के कारण T2G EG कक्षकों का अतिरिक्त विभाजन हो जाता है और संकुल अष्टफलकीय की जगह विकृत अष्टफलकीय अर्थात टेट्रागोनल ज्यामिति वाला बनता है। टेट्रागोनल ज्यामिति में धातु आयन के साथ 4 लिगेंड एक ही तल पर जुड़े रहते हैं तथा शेष 2 लिगेंड अक्ष के लंबवत ऊपर और नीचे की ओर जुड़े रहते हैं। T2G कक्षक तथा EG कक्षक के अतिरिक्त विभाजन के कारण इन संकुलों का स्थायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि अतिरिक्त विभाजन के कारण जैसे D9 विन्यास वाले कॉम्प्लेक्स देखते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है। जो EG कक्षक है उसका अतिरिक्त विभाजन के बाद DZ कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर और dx² - y² उच्च ऊर्जा स्तर पर रहता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो dz² में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और dx² - y² में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। निम्न ऊर्जा स्तर में जो ऊर्जा अंतराल होगा वो -बीटा होगा और उच्च ऊर्जा स्तर पर +बीटा होगा। इस प्रकार हम जो अतिरिक्त स्थायित्व है वो देखते हैं। तो अतिरिक्त स्थायित्व बराबर -बीटा × 2 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए, +बीटा × 1 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए। तो इसको हल करते हैं तो -बीटा एनर्जी हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार देखते हैं कि अतिरिक्त स्थायीकरण कितना होता है, -बीटा ऊर्जा के बराबर। यही कारण है कि बने हुए संकुल अपेक्षा से अधिक स्थायी हो जाते हैं और इस प्रकार D9 विन्यास वाले कॉम्प्लेक्स में जॉन टेलर प्रभाव प्रदर्शित होता है, जिसे हम निम्न प्रकार दर्शाते हैं। धन्यवाद। आगे की क्लास में नेक्स्ट डे को मिलते हैं। थैंक यू। वैसा वो भी देखते जाना क्या वो लाए हो क्या कार्ड। बेटा नीचे बैठ जाओ, तुम दिखना मत। अरे वो अभी दिखाओ। अरे बेटा रुक जा, अरे उधर से ले लो यार। उन्हें लगा हुआ क्या इस पे स्कैन वाला। बिठा दिया था। ऐसे ही बिठा दिया बेटा, बाहर नहीं देखना चाहिए तुम्हें। हम तो सो रहे